Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. And now let's start with our weekly roundup. And आज के सेशन में अगर हम बात करें तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री टॉपिक्स. तीन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे. जस्ट सेकंड. या तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे. कौन कौन से तीन टॉपिक्स होंगे वो? नंबर वन, द रीसेंट वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन वंतारा जामनगर. इस इशू के बारे में पहले भी आप लोगों के साथ ब्रीफ में डिस्कशन किया जा चुका है. आई गेस करण सर ने उस चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जहां पर वंतारा के अगेंस्ट कुछ पीआईएल फाइल हुई, फिर उन पीआईएल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म की और उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया. तो दैट्स द फर्स्ट इशू जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. द सेकंड इशू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द महराज मलिक्स अरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर under the J&K Public Safety Act and what's the relevance of Bhim Singh judgment in this entire issue, वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. एंड द थर्ड टॉपिक विल बी डिस्कसिंग टुडे इज द रीसेंट वर्डिक्ट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अ फॉरेन डिवोर्स इज नॉट वैलिड अंडर एचएमए मैरिजेस. तो वो पूरा का पूरा इशू क्या था, हम थर्ड टॉपिक के अंडर इस चीज को डिस्कस करेंगे. तो चलिए, without wasting our time, let's start with our session. And the first topic which we have is the recent Supreme Court verdict on the Vantara in Jamnagar. Let's understand कि इशू न्यूज में आया क्यों. तो वंतारा के बारे में मेरे ख्याल से आज की डेट में हर इंसान को पता है, which is a kind of a conservation project being run by Reliance Foundation in जामनगर, गुजरात. अब यहां पे किया क्या जा रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स को, अलग अलग स्पीशीज को ऑफ फौना, ठीक है, वाइल्ड फौना की स्पीशीज को लाकर उनका प्रिजर्वेशन, उनका रिहैबिलिटेशन, उनका कंजर्वेशन, इन सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है वंतारा के अंडर. अब कुछ पीआईएल रिसेंटली फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. प्राइमरली अगर मैं कहूं तो दो पीआईएल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां पर यह क्लेम किया गया कि वंतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है. सेकेंडली, वंतारा में जो एनिमल्स आज की डेट में कंजर्वेशन या रिहैबिलिटेशन में काम किया जा रहा है, जिनके ऊपर, उन्हें बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते वक्त भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन सारी चीजों से रिलेटेड इन पीआईएल्स के अंडर एलिगेशन लगाए गए ऑन वंतारा. अब सुप्रीम कोर्ट ने इन पीआईएल्स को सुनते वक्त डायरेक्टली डिसमिस नहीं किया, ना ही उन पीआईएल्स के फेवर में वर्डिक्ट दिया, ना ही उन पीआईएल्स को डायरेक्टली उन्होंने वहां पर डिसमिस किया, क्योंकि द इशू वाज दीस पीआईएल्स वर बेसिकली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. ठीक है, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अंडर या उनके बेसिस पर इन सारी पीआईएल्स को फाइल किया गया था इन द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली इन पीआईएल्स को सुनते वक्त ये तो ऑब्जर्वेशन दिया दैट दीज पीआईएल्स एक्चुअली लैक एनी काइंड ऑफ प्रोबेटिव एविडेंसेस, दैट देयर आर नो एविडेंसेस और प्रोबेटिव एविडेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन सपोर्ट ऑफ दीज पीआईएल्स. But rather than outrightly dismissing these PILs, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर एसआईटी को फॉर्म किया टू लुक इनटू द मैटर, which basically refers to a special investigation team. और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब रिसेंटली अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली फ्रीड वंतारा ऑफ ऑल द एलिगेशंस. ठीक है, जितने भी एलिगेशंस वंतारा के ऊपर लगाए गए थे, उन सारे एलिगेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर किया, एंड साथ में यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पास कर दिया दैट नो फ्यूचर और नो काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट वंतारा इन द नियर फ्यूचर. तो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल नाउ कि क्या एलिगेशंस लगाए थे, एसआईटी की फाइंडिंग क्या थी, एसआईटी ने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया. लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो वंतारा इज बेसिकली द एक्सपेंसिव एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर रन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन इन जामनगर, गुजरात. ठीक है, गुजरात में बेस्ड किया आपका रिहैबिलिटेशन एंड एनिमल रेस्क्यू सेंटर है. नाउ केस का ओरिजिन क्या था जो करंट केस फाइल हुआ था? 2 PILs were filed in August 2025 alleging
इलीगल एनिमल एक्विजिशन एंड स्मगलिंग। पीआईएल में ये एलिगेशन लगाए गए कि भाई ये जो एनिमल इन्होंने इंपोर्ट किए हैं या जिन एनिमल्स को यहाँ पर रखा गया है ये एक्चुअली इलीगली स्मगल करके मंगाए गए हैं। देन वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एलिगेशंस लगे, कमर्शियल मिसयूज अंडर द गाइज ऑफ कंजर्वेशन का एलिगेशन लगा, एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एलिगेशंस लगाए गए। तो प्राइमरी एलिगेशंस वर द स्मगलिंग ऑफ endangered species in violation of CITES। अब ये CITES क्या है? CITES basically refers to the Convention on International Trade, Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. This is a 1973 adopted convention which actually came into force in 1975. पहला एलिगेशन प्राइमरली यही लगा वंतारा के ऊपर कि ये जो इन्होंने स्मगल करके या जो इन्होंने एनिमल्स को इंपोर्ट किया है दैट्स इन वायलेशन ऑफ साइट्स। सेकेंड एलिगेशन वाज दैट दे वर फंक्शनिंग विदाउट वाइल्ड लाइफ एक्ट क्लियरेंसेस। भाई ये जो एक तरीके से वो कंजर्वेशन सेंटर चला रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन में ये सेंटर चलाया जा रहा है। द थर्ड एलिगेशन वाज कमर्शियल वेंचर, दिस इज अ काइंड ऑफ कमर्शियल वेंचर डिस्गाइज्ड एज कंजर्वेशन। देन मिसयूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कार्बन क्रेडिट्स, कि वाटर रिसोर्सेज को मिसयूटिलाइज किया जा रहा है, यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स को मिसयूटिलाइज किया जा रहा है। एंड प्राइमरी डिमांड वाज दैट रिटर्न ऑफ द एलिफेंट्स टू एक्चुअल ओनर्स एंड अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। जो प्राइमरी रेमेडी यहां पर क्लेम की गई थी इन दीज पीआईएल्स वाज कि भाई यहां पर इमीडिएटली इन एलिफेंट्स को रिटर्न किया जाए टू दी एक्चुअल ओनर्स जहां से इनको इंपोर्ट करके बुलाया गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए इस एंटायर इशू पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, इनिशियल रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट का क्या था? सो अ डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जस्टिसेस पंकज मित्तल एंड प्रसन्ना बी वराले on August 25, 2025 passed an order wherein they observed that the petitions were primarily based on newspaper reports and social media posts and they lacked any kind of probative evidences. And instead of initial dismissal, they ordered an independent SIT inquiry due to seriousness of allegations. सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह तो माना था कि जो एलिगेशंस वंतारा के ऊपर लगाए जा रहे हैं दे आर प्रीटी सीरियस एलिगेशंस and therefore outright dismissal, okay, instead of outright dismissal Supreme Court decided to conduct an SIT inquiry and therefore एक SIT को form किया गया in the month of August only, wherein it was it was a 4-member SIT which included Justice J Chelameshwar who is a former Supreme Court judge जिनको chairperson की तरह appoint किया गया, then Justice R.S. Chauhan former Chief Justice of Uttarakhand and Telangana High Courts, Hemant Nagrale who is a former Mumbai Police Commissioner and Anish Gupta who is an IRS officer। ठीक है, तो 4 मेंबर एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहां पर अगस्त 2025 में। और जो एसआईटी का मैंडेट था कि क्या क्या एसआईटी को करना था, सो एसआईटी वाज सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट द एनिमल एक्विजिशन, वेलफेयर स्टैंडर्ड, लीगैलिटी ऑफ परमिट्स एंड फाइनेंशियल कंप्लायंसेस एज वेल। तो प्राइमरली जो एलिगेशंस लगाए गए थे वंतारा के ऊपर उन सारी चीजों के ऊपर यहां पर एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करना था एंड रिपोर्ट की डेडलाइन भी एसआईटी को दी गई थी दे वर सपोज्ड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय सितंबर 12, 2025। अब एसआईटी ने इसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे एसआईटी की जो की फाइंडिंग्स थी अब अपन उनको देखते हैं कि एसआईटी ने कहा क्या, क्योंकि इसी एसआईटी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही Supreme Court actually freed Vantara of all sorts of allegations which were put in the PIL against them. तो अब SIT की findings क्या थी? So number one was that SIT stated that there was no violation of law. चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो, चाहे रिकग्निशन ऑफ जू रूल्स की बात हो 2009 की, चाहे सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस की बात हो, या कस्टम्स के लॉ की बात हो, फेमा, पीएमएलए, बीएनएस या साइट्स, ये सारे लॉ जो एलिज किए गए थे कि वंतारा वायलेट कर रहा है, एसआईटी का कहना यह था दैट देयर वाज नो वायलेशन ऑफ दीज लॉज। सेकंड इशू वाज कि एक्विजिशन किस तरीके से किया गया। यहां पर क्या क्या कहा गया पीआईएल्स के अंडर दैट दीज एनिमल्स वर इलीगली स्मगल्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री।
तो एनिमल्स के एक्विजिशन को लेकर एसआईटी की फाइंडिंग ये थी दैट देयर वर मल्टी लेयर्ड स्टैट्यूटरी अप्रूवल फॉर इंपोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि विदाउट अप्रूवल वहां पर इंपोर्ट कर लिया गया एनिमल्स को। अथॉरिटी या एसआईटी का कहना यह है कि मल्टीपल लेयर्ड अप्रूवल इंपोर्ट्स के लिए वंतारा ने यहां पर गवर्नमेंट से लिए थे। देन दे हैड वैलिड साइट परमिट्स एंड कंफर्म्ड नॉन कमर्शियल ट्रांसफर्स। ठीक है, कि जो साइट्स के वायलेशन की बात की जा रही थी विच वाज अबाउट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो वहां पर एसआईटी का कहना यह है कि साइट्स की भी परमिट यहां पर वंतारा के पास थी एंड देयर वाज नो कमर्शियल ट्रांसफर, कि किसी भी सिचुएशन में इन एनिमल्स को कमर्शियल यूजेज के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। एंड इंपोर्ट्स एंड डोनर जू एक्सचेंज वर स्ट्रिक्टली लीगल, कि जिन भी फॉरेन कंट्री के जूस से यहां पर एनिमल्स को इंपोर्ट किया गया था दैट वाज स्ट्रिक्टली लीगल, दैट वाज नॉट अनऑफिशियल और इलीगल इन नेचर। फर्दर यहां पर एसआईटी ने क्या कहा कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर को लेकर एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि वंतारा में ध्यान से नहीं, मतलब वंतारा में प्रॉपर केयर नहीं दी जा रही है एनिमल्स को। उसको लेकर एसआईटी ने यह कहा दैट वेटरिनरी एंड हस्बेंड्री स्टैंडर्ड्स एक्सीड द बेंचमार्क्स। नॉर्मल जो आपके बेंचमार्क होते हैं एनिमल्स के ध्यान रखने के, केयर करने के, उन स्टैंडर्ड्स जो बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी ज्यादा यहां पर केयर रखा जा रहा है। एंड मॉर्टैलिटीज जितनी भी वंतारा में अगर हो भी रही हैं they were because of natural biological causes and not because of the negligence of the conservation center। तो ये इस चीज को लेकर एसआईटी ने ये कहा यहां पर। देन क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी की भी बात की गई कि वंतारा में जिन एनिमल्स को लाकर रखा जा रहा है वंतारा इज नॉट क्लाइमेटिकली सूटेबल फॉर दोज एनिमल्स। तो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी को लेकर यहां पर यह कहा एसआईटी ने दैट जामनगर क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर हाउस स्पीशीज एंड जो इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि one of the allegation which was put in the or one of the allegations stated against Vantara in that particular PIL was कि जामनगर is very proximate और close to industries as well, and इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से एनिमल्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा। बट एसआईटी ने यहां पर यह कहा कि इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट समथिंग which is to be considered as an adverse factor over here, क्योंकि किसी तरीके का कोई नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं आ रहा है। फिर लेजिटिमेट कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई इसको एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन की तरह डिस्गाइज या कंजर्वेशन की तरह डिस्गाइज किया जा रहा है, बट इसका कमर्शियल बेनिफिट उठाने की कोशिश की जा रही है। तो एसआईटी का कहना यह था कि वंतारा, व्हाटएवर वंतारा इज डूइंग is actually a legitimate conservation effort wherein breeding program for 41 endangered species are taking place and they are having a professional governance and not like a vanity project only। और जो financial irregularities की बात थी कि कस्टम्स का वायलेशन है, फेमा का वायलेशन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन सारी चीजों को लेकर एसआईटी ने यह कहा कि दीज आर बेसलेस फाइनेंशियल एलिगेशंस बिकॉज देयर इज नो मिसयूज ऑफ वाटर, कार्बन क्रेडिट्स और फंड्स and complaints lacked any kind of credible evidence and they were mostly hearsay। कि कई सुनी बातें थी और उनके बेसिस पे यहां पर एलिगेशंस लगाए गए वंतारा के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आया इस एंटायर इशू में, द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द एसआईटी रिपोर्ट इन इट्स एंटायरिटी एंड ऑल कंप्लेंट्स एंड पिटीशंस स्टैंड क्लोज्ड नाउ। कि जो भी एसआईटी की इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको एज इट इज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया एंड सारी ही कंप्लेंट्स को अब क्लोज कर दिया गया है एंड इवन फ्यूचर प्रोटेक्शन टू वंतारा इज बीइंग गिवन। फ्यूचर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? दैट इज देयर विल बी नो फ्यूचर कंप्लेंट्स ऑन द सेम एलिगेशंस टू बी एंटरटेन्ड बाय एनी फोरम। कि कोई भी फोरम सिमिलर एलिगेशंस पे बेस्ड कोई भी केस अब यहां पर नहीं सुनेगा अगेंस्ट वंतारा एंड वंतारा इज बीइंग ग्रांटेड लिबर्टी to seek deletion of defamatory publications and pursue legal actions against misinformation और defamation। कि अगर अभी भी कोई इस तरीके के एलिगेशन सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू या किसी भी फॉर्मेट में अगर वंतारा के ऊपर लगाता है तो वंतारा इज हैविंग अ लिबर्टी टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ पोस्ट। एंड एसआईटी की फुल रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है बट समरी ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन मेड पब्लिक। ये एंटायर रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाकर नहीं रखा गया, रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है बट समरी हैज बीन मेड पब्लिक। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट द वर्डिक्ट इज बीइंग गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर अगर इंप्लीकेशन की बात करें कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, तो दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड अगेंस्ट PILs बेस्ड ऑन मीडिया स्पेकुलेशन। कि सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे PIL फाइल कर दी गई विदाउट एनी प्रोबेटिव एविडेंसेस, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्शन लेता है उस पर्टिकुलर स्टैंड को यहां पर रीइंफोर्समेंट मिलती है।
Similarly, this particular verdict actually provides legal shield to Vantara from repetitive litigation कि अब सिमिलर एलिगेशंस पे दोबारा कोई भी फोरम किसी भी केस को एंटरटेन नहीं करेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है. एंड इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इंक्वायरी विच इज एसआईटी काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इट ऑल्सो बूस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन आवर कंट्री एंड thereby balances animal rights concern with the regulatory compliance. क्योंकि देखो रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी ध्यान रखा गया एंड तभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, आउटराइट डिसमिसल नहीं दिया, even though there was no probative evidence which was present over there. Okay? So this was the first issue related to Vantara. Now the second issue is about the Mehraj Malik's arrest under Jammu and Kashmir Public Safety Act and Bhim Singh case of 1985. Let's understand that. अब ये न्यूज में क्यों आया? तो जम्मू एंड कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के ये इकलौते मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनको रिसेंटली पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया गया है. प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया गया है. एंड जब भी किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिटेन किया जाता है ना, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर हम एक केस पढ़ते हैं बार बार in relation to injuria signed damnum, and the case is Bhim Singh versus State of J&K. Bhim Singh versus State of J&K, which is discussed from the point of view of injuria signed damnum under our law of torts, जो constitutional law से भी बड़ा important issue है. तो आज हम समझेंगे कि भीम सिंह का केस एग्जैक्टली था क्या, अलॉन्ग विद दैट यहां पर आम आदमी पार्टी के एमएलए को क्यों डिटेन किया गया है, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट एग्जैक्टली है क्या, बनाया क्यों गया है, किन चीजों के लिए यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, सो द करंट केस इज दैट महराज मलिक, आप स्लोन एमएलए इन जम्मू एंड कश्मीर डोडा, जम्मू एंड कश्मीर में डोडा करके एक जगह है, उस विधानसभा की सीट से ये आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. नाउ ही वाज अरेस्टेड ऑन September 8, 2025 under the Jammu and Kashmir Public Safety Act of 1978, and now he is being detained for 1 year for disturbing public order, and he is the first sitting MLA to be booked under the Public Safety Act, which brings the preventive detention versus legislative privilege back into the context. But ये Public Safety Act of Jammu and Kashmir exactly है क्या? So this was one of the preventive detention laws which was enacted back in the day by the Sheikh Abdullah government in 1978. ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, इसके अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रखा जा सकता था. ठीक है, और ये बनाया था शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने इन 1978, एंड इसका ओरिजिनल एम जो था इस लॉ का वाज टू कर्ब टिम्बर स्मगलिंग. ठीक है, टिम्बर की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो लोग टिम्बर स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए इस पर्टिकुलर लॉ को बनाया गया था. एंड हेयरिंग दे आर गिवन द पावर, और द अथॉरिटीज आर गिवन द पावर फॉर डिटेंशन अप टू 2 years विदाउट ट्रायल. 2 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है यहां पर विदाउट ट्रायल एज वेल. बट स्लोली एंड स्टडीली इस पर्टिकुलर लॉ की विद द पैसेज ऑफ टाइम एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू और एक्सपैंडेड टू कवर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, सेपरेटिस्ट एंड प्रोटेस्टर्स, एंड रिसेंटली आप मेंबर्स जैसे मोहम्मद रफी 2025 में अरेस्ट हुए कुछ टाइम पहले, फिर अभी यहां पर इनको सिटिंग एमएलए को यहां पर डिटेन किया जा चुका है. एंड प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज दैट दिस इज अ काइंड ऑफ टूल ऑफ रिप्रेशन एंड पॉलिटिकल मिसयूज. और ये एलिगेशन खुद उमर अब्दुल्ला ने कुछ टाइम पहले लगाया था ऑन दिस एक्ट. ठीक है, बट जब भी कोई सिटिंग एमएलए डिटेन होता है ना, तो तुरंत भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस वापस न्यूज में आता है. अब भीम सिंह के केस को आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था. यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है. अलॉन्ग विद दैट दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस फॉर योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज वेल. तो हुआ क्या था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस में? भीम सिंह वाज द सिटिंग एमएलए फ्रॉम चेनानी इन जम्मू who was scheduled to attend the assembly session. ठीक है, he was going towards Srinagar only to attend the assembly session, but he in the same year or in that transaction only, when he was moving towards the assembly, he was arrested on September 10th in 1985 at Kazi Kund under section 153 of
रणधीर पीनल कोड विच इंक्लूडेड द ऑफेंस ऑफ हेट स्पीच. ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अपने सेपरेट लॉज एग्जिस्ट कर सकते थे, तो जम्मू एंड कश्मीर में वहां का खुद का एक आईपीसी जैसा लॉ एग्जिस्ट करता था विच वाज रणबीर पीनल कोड. तो वहां पर उनको सेक्शन 153 के अंडर डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया ऑन सितंबर 10th. बट देखो पॉइंट क्या है, जब भी किसी को डिटेन किया जाता है, so the person is required to be presented before a magistrate within 24 hours. Yes or no? 24 घंटे के अंदर आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है. दैट इज वन ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट यहां पर यह नहीं किया गया. He was taken to Anantnag from there and then shifted to Jammu police station and he was not produced before a magistrate within 24 hours. और जब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रेजेंट नहीं किया गया, सो द वाइफ फाइल्ड अ हेबियस कॉर्पस रिट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वाइफ ने फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी विच इज यूटिलाइज्ड टू एनफोर्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ऑब्जर्व किया that the arrest orders were issued before FIR was officially received, which shows the malified intent of the authorities. कि अरेस्ट ऑर्डर पहले ही इशू कर दिया, इससे पहले कि ऑफिशियली आपको FIR की कॉपी रिसीव होती, उससे पहले ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर इशू कर दिया, which shows a malified intent. Then remand orders from the magistrate were taken at their residences without physical production of Bhim Singh as well. कि मजिस्ट्रेट से रिमांड ऑर्डर आपने रिसीव कर लिए मजिस्ट्रेट के घर से, और आपने फिजिकली भीम सिंह को वहां पर प्रेजेंट भी नहीं किया. दिस अगेन शोज द मैलिफाइड इंटेंट एंड सिंह वाज प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन सितंबर 14th, व्हिच अमाउंट्स टू ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 22 क्लॉज 2. क्योंकि देखो इनको डिटेन किया गया 10 सितंबर को और मजिस्ट्रेट के सामने आपने प्रेजेंट किया ऑन 14 सितंबर. तो ये तो 24 घंटे से बहुत ज्यादा हो गया ना, 4 दिन बाद आप प्रेजेंट कर रहे हो उस इंडिविजुअल को. And the court observed that this amounts to gross violation of Article 21 and Article 22 Clause 2 of the Constitution, and therefore the court condemned the police conduct as bizarre act of lawlessness. And the court also observed that कि भाई जब आप किसी सिटिंग लॉ मेकर के साथ इस तरीके से बिहेव कर सकते हो, तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ तो आप कैसे ही बिहेव करोगे फिर. एंड यहां पर कोर्ट ने फिर यह भी ऑब्जर्व किया दैट द प्राइमरी मोटिव ऑफ द अरेस्ट was to prevent Singh from attending the assembly session, and therefore the court came down heavily on the State Department, wherein the court said that the custodian of law and order should not become depredators of civil liberties. And whatever happened with Bhim Singh in this situation was considered as an abuse of power, which amounts to violation of constitutional safeguards as well, and therefore it directed the Jammu and Kashmir government to pay rupees 50,000 compensation to Bhim Singh and established the precedent for compensation as remedy for illegal detention. That is the relevance of the state of Jammu and Kashmir versus Bhim Singh in our current context of illegal detention. But क्या महराज मलिक का डायरेक्टली वो एक इलीगल डिटेंशन है? सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज एस्टैब्लिश्ड पर से. बट जब भी सिटिंग एमएलए को डिटेन किया जाता है ना, तो भीम सिंह का केस तुरंत न्यूज में जरूर आता है. अब यहां पर महराज मलिक के साथ क्या हुआ है, ही इज अरेस्टेड. ठीक है, पॉइंट क्या है, इज अ फर्स्ट या लोन टाइम मेंबर या लोन मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, जो कि स्टेट असेंबली का पार्ट है. ही इज अ फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर. नाउ ही इज बुक्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट फॉर 1 year, एंड ऑफिशियल्स का कहना यह है कि क्यों इनको डिटेन किया जा रहा है. सो ही इज इन्वॉल्व इन 18 FIRs. 18 FIR इनके अगेंस्ट फाइल हो चुकी हैं रिगार्डिंग डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर एज वेल. एंड देयरफॉर अब आम आदमी पार्टी का कहना यह कि उनको ऑफिशियली टारगेट किया जा रहा है इन वन वे और द अदर. बट अगर यहां पर हम की टेक अवे देखें इस एंटायर इशू के, so primary key takeaways of this entire issue is that PSA 1978, Public Safety Act of 1978, is a stringent preventive detention law with controversial use, and arrest of MLAs raise constitutional and legislative privileges as well. भीम सिंह का केस एक जुडिशियल सेफगार्ड है अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, कि जब भी स्टेट किसी इंडिविजुअल को आर्बिट्ररली डिटेन करेगा तो भीम सिंह का जजमेंट हमेशा एक सेफगार्ड की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है. And Maharaj Malik's case basically reignites debate on personal liberty versus state security, political misuse of preventive detention laws, and judicial oversight as a safeguard. Okay? So this was the second topic which we had in our this week's weekly roundup.
Now, the third topic which we have is the recent verdict of the Gujarat High Court, wherein it said that foreign divorce is not valid under Hindu Marriage Act marriages. Let us understand कि issue था क्या. तो हुआ ऐसा कि पहले दो लोगों ने अहमदाबाद में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी की when they were Indian citizen only. Subsequently, they shifted to Australia. And acquired citizenship of Australia as well. ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी वो ऑब्टेन कर लेते हैं. अब जब ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ऑब्टेन कर ली तो उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ कुछ इश्यूज डेवलप होना शुरू हुए. तो हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में ही केस फाइल कर दिया टू गेट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. ठीक है, जिस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल किया, दैट ग्राउंड वाज इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज. ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली हिंदू मैरिज एक्ट में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी या इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक डिवोर्स के ग्राउंड के फॉर्म में मेंशन्ड ही नहीं है. बट ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने क्या करा, उनका डिवोर्स भी ग्रांट कर दिया. ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ग्रांटेड द डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द सेड ग्राउंड. उस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने वहां पर डिक्री भी पास कर दी डिवोर्स की. और वाइफ ने फिर सब्सिक्वेंटली इस पर्टिकुलर डिक्री को फैमिली कोर्ट में चैलेंज करा. बट फैमिली कोर्ट ने और फॉरेन कोर्ट की डिक्री को एक्सेप्ट कर लिया और वाइफ ने फाइनली फिर हाई कोर्ट में इस डिक्री के अगेंस्ट या इस ऑर्डर के अगेंस्ट केस फाइल करा, जहां पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई फॉरेन कोर्ट चलो डिक्री तो पास कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फॉरेन कोर्ट डिक्री पास नहीं कर सकता. इफ द पार्टीज म्यूचुअली सबमिट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट फॉरेन कोर्ट, द फॉरेन कोर्ट कैन वेरी वेल पास अ डिक्री ऑफ डिवोर्स एज वेल, बट ओनली ऑन द ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे वो फॉरेन कोर्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स पास कर सकता है जो ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन्ड हो. बट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अ ग्राउंड मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, एंड देयरफॉर हाई कोर्ट एक्चुअली सेट असाइड द ऑर्डर व्हिच वाज पास्ड ओवर देयर. ठीक है, तो बैकग्राउंड या करंट केस एग्जैक्टली था क्या, दैट इंडियन ओरिजिन कपल मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इन द ईयर 2008 इन अहमदाबाद. ठीक है, 2008 में इस कपल ने अहमदाबाद में शादी करी under the Hindu Marriage Act of 2008, and later they moved to Australia and acquired citizenship over there. Subsequently ऑस्ट्रेलिया वो चले जाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बाद वो वहां की सिटीजनशिप भी एक्वायर कर लेते हैं. एंड हस्बैंड फाइल्ड फॉर डिवोर्स इन ऑस्ट्रेलिया citing irretrievable breakdown of the marriage, but wife opposed and argued that Hindu Marriage Act does not recognizes this ground. कि जब शादी जिस लॉ के अंडर हुई थी वो लॉ अगर वो ग्राउंड रिकग्नाइज नहीं करता है तो उस ग्राउंड पर कोर्ट डिग्री पास कर ही नहीं सकता. एंड देयरफॉर द सेंट्रल क्वेश्चन, जो सेंट्रल इशू या लीगल इशू हाई कोर्ट के सामने था, वो ये था दैट कैन अ हिंदू मैरिज solemnized in India under the Hindu Marriage Act be dissolved by a foreign court on the grounds not recognized under the Indian law. कि क्या जो एक ऐसी हिंदू मैरिज जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सोलेमनाइज हुई हो उसको कोई फॉरेन कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है ऐसे किसी ग्राउंड पे जो हिंदू लॉ में मेंशन्ड ही नहीं है. तो अब यहां पर फिर आगे हुआ क्या कि यहां पर जो रेलेवेंट सेक्शन है ना, दैट इज सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एंड सेक्शन 13 बेसिकली डील्स विद ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स. ठीक है, और यहां पे जो डिवोर्स के ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं दैट इंक्लूड्स क्रूअल्टी, अडल्ट्री, डिजर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, venereal disease, renunciation, presumption of death and mutual consent. ये सारे ग्राउंड्स हैं जो आपके सेक्शन 13 में मेंशन्ड है, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन. एंड देयरफॉर इट बिकेम एन इशू कि ऐसे कैसे हो सकता है फिर कि फॉरेन कोर्ट उस ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट कर दे
ठीक है, जो ग्राउंड एचएमए में मेंशनड ही नहीं है। तो फैमिली कोर्ट के पास जब वाइफ गई तो फैमिली कोर्ट एक्चुअली एक्सेप्टेड द ऑस्ट्रेलियन डिक्री एंड डिसमिस्ड द वाइफ सूट। फॉरेन कोर्ट, फैमिली कोर्ट ने तो उस फॉरेन कोर्ट की डिक्री को एक्सेप्ट भी कर लिया और वाइफ के सूट को डिसमिस कर दिया। बट जब हाई कोर्ट के पास वाइफ अपील पे गई तो हाई कोर्ट रिवर्स्ड द ऑर्डर गिवन बाय द फैमिली कोर्ट wherein it stated that later citizenship does not alter the applicability of Hindu Marriage Act over here। कि भले ही आपने बाद में किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो, बट दैट विल नॉट ऑल्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैरिज। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वो शादी हुई थी, तो एचएमए ही वहां पर अप्लाई करेगा, उस मैरिज को गवर्न करेगा। एंड द कोर्ट बेसिकली गिव्स ऑब्जर्वेशंस लाइक द बेंच ऑफ जस्टिसेस AY कोगजे and NS Sanjay Gowda stated that or held that marriages under HMA cannot be dissolved by a foreign court unless grounds under HMA are satisfied। कि देखो, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फॉरेन कोर्ट डिसॉल्व कर ही नहीं सकता। कोर्ट ने क्या कहा कि मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय अ फॉरेन कोर्ट अनलेस द ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर द एचएमए आर सैटिस्फाइड। कि अगर एचएमए का ग्राउंड है तो उस बेसिस पे तो फॉरेन कोर्ट कर सकता है डिसॉल्व, बट विदाउट दैट इट कैन नॉट डू। And the court said that irretrievable breakdown of marriage is not a valid ground under HMA, and therefore High Court observed that HMA continues to govern marriage dissolution even after the change of domicile or citizenship, and foreign court cannot apply their own divorce laws to an HMA marriage। कि फॉरेन कोर्ट ये नहीं कर सकते हैं कि अपने खुद के लॉज एक हिंदू मैरिज एक्ट की मैरिज के ऊपर अप्लाई कर दें, and therefore they stated that at most they may dissolve marriage by applying HMA, but only if both parties submit to their jurisdiction। दो कंडीशन लगा दी कि फॉरेन कोर्ट किस सिचुएशन में एक डिवोर्स की डिग्री पास कर सकते हैं, तो पार्टीज शुड सबमिट टू देयर जुरिस्डिक्शन। कि पार्टीज एक्सेप्ट कर लें, अग्री कर जाएं कि फॉरेन कोर्ट ही उनके मैटर को सुनेगा, एंड दैट देन ऑल्सो ओनली ऑन द ग्राउंड्स mentioned under the relevant law, that is only on the grounds mentioned under HMA। ठीक है, एंड पॉइंट क्या था कि since wife objected to the Australian court's jurisdiction, because wife accepted or wife objected to the Australian court's jurisdiction, क्योंकि वाइफ ने एक्सेप्ट नहीं करा कि उनके मैरिज के डिस्प्यूट को ऑस्ट्रेलिया का कोर्ट डिसाइड करे, therefore they actually said that, or the court said that Australian decree had no legal effect in India। बट अगर हम बात करें कि इन जनरल कि क्या कोई फॉरेन कोर्ट की डिग्री इंडिया में अप्लाई करी जा सकती है मैरिज के मैटर्स में, तो उसको लेकर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रेसिडेंट है जो कहता है यस, फॉरेन डिग्रीज कैन बी एनफोर्स इन फैमिली मैटर्स एज वेल। बट वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, द केस वाज वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी इन द ईयर 1991, wherein the court stated that foreign divorce decree is invalid unless the ground recognized by Indian law and both parties voluntarily submit to foreign court's jurisdiction। कि अगर दोनों पार्टीज वॉलंटरली फॉरेन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सबमिट कर लें और ग्राउंड मेंशन्ड हो, सिर्फ तभी फॉरेन कोर्ट की डिग्री को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंड दैट्स व्हाट द कोर्ट स्टेटेड, दैट अदरवाइज द डिग्री इज अनएनफोर्सेबल इन इंडिया। बट ये जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये कहीं कहीं तो आपको सुना हुआ लग रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर एक डिवोर्स रिसेंटली दिया भी था और हमने शायद केस भी पढ़ा था, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन ही नहीं है? एचएमए में गिवन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका बिल्कुल सोचना सही है दैट इन द केस ऑफ शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन इन द ईयर 2023, the Supreme Court used Article 142 to grant divorce on irretrievable breakdown, but Article 142 Supreme Court की discretionary power है, and the court in the case of Shilpa Shailesh also stated or clarified that it is not a statutory right and only Supreme Court can grant using discretionary power। कि ये ग्राउंड आपका हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की डिस्क्रिशनरी पावर को यूटिलाइज करके इस ग्राउंड पर डिवोर्स दे सकता है। मतलब आप किसी फैमिली कोर्ट से जाकर इस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं मांग सकते, हाई कोर्ट से जाकर इस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं मांग सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देगा। तो इन अ वे हिंदू मैरिज एक्ट से तो ये ग्राउंड अभी भी मिसिंग है ना। एंड देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस द हाई कोर्ट स्टेटेड दैट फॉरेन डिग्री इज अनएनफोर्सेबल
Why? Because wife never submitted to the foreign court's jurisdiction, and number two, the decree which was passed was not on a ground which is mentioned under the Hindu Marriage Act. So primary implication is judgment के ये हैं that Hindu Marriage Act governs dissolution of Hindu marriages irrespective of the citizenship of domicile. अगर parties के बीच का marriage का solemnization और if the marriage is solemnized under HMA, तो फिर HMA के ही हिसाब से उस marriage को regulate किया जाएगा irrespective of the citizenship of domicile or domicile of the person. And foreign decrees are not automatically valid. They must align with the Indian law, and irretrievable breakdown is absent in the statute. Only Supreme Court may grant under Article 142, and the Gujarat High Court's judgment reinforces the continuity of personal laws across the borders. ठीक है, तो आई होप तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे. बाकी सेशन की अगर पीडीएफ की बात करें हम, तो सेकंड सेशन की पीडीएफ आपको लीगल बाय सौमिल, ये जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, इस ग्रुप में आप सब लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना. बाकी अगर सेशन से कोई डाउट रह गया हो, कोई और रिक्वायरमेंट हो, कोई कंसर्न हो, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी अगर सेशन में मजा आया हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल. रेस्ट, अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई सी यू सून. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच बेटा. बाय बाय. बाय गाइस. बाय.